मेरे प्यारे विद्यार्थी साथियों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल मैथ वाले राम सर पर। आज 10th क्लास के एक्सीलेंट डैश वर्क का जो फर्स्ट मॉडल पेपर होता है उसका सॉल्यूशन कराया जा रहा है, जिसमें वीडियो पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के क्वेश्चन सारे हल कराए जाएंगे। इससे पहले के जो क्वेश्चन है वो वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 में करा दिए हैं। जिन विद्यार्थियों ने इस मॉडल के क्वेश्चन नंबर 1 से 5वें तक हल नहीं किए हैं, जिनका सॉल्यूशन नहीं प्राप्त हुआ है, वो वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लें अच्छे प्रकार से। उसके बाद वीडियो पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 6 से आगे जितने भी क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन आके देखें। देखो, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। उसने 50 रुपये और 100 के कितने नोट प्राप्त किए? मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई और बैंक वाले से बोला है कि भैया मुझे सिर्फ 50 और 100 के ही नोट चाहिए, और बैंक वाले ने उस मीना को 25 नोट दिए हैं। तो हमें बताना है कि मीना के पास 50 के नोट कितने हैं और 100 के नोट कितने हैं। मान लेते हैं कि उसके पास 50 रुपये के नोट हैं वो X हैं, और 100 रुपये के जो नोट हैं वो है Y। तो कुल मिला के उसने 2000 रुपये निकाले हैं। तो हम मानेंगे कि 50X प्लस 100Y बराबर 2000। यहां से 50 को कॉमन लेंगे, दोनों में 50 का भाग जाएगा, तो X प्लस 50 का भाग 100 में 2 बार गया, 2Y बराबर 2000। 0 से 0 कट जाएगी, और 5 का भाग 20 में 4 बार और एक ही 0, 40 बार। X प्लस 2Y बराबर 40। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। दूसरा, वो बता रहा है कि मीना के पास कुल 25 नोट हैं, जिसमें 50 और 100 के X प्लस Y बराबर 25 नोट है। ये समीकरण है सेकंड। इसे हम विलोपन विधि से हल कर देंगे, घटा देंगे। इसे घटाने पर समीकरण फर्स्ट से सेकंड को घटाने पर X से X कट जाएगा, 2Y में से 1Y घटाएंगे तो Y बचेगा, 40 में से 25 घटाएंगे तो इधर 15 बचेगा। तो देखो, मीना के पास Y हमने कितने माने? 100 के नोट, तो Y का मान आ गया 15, यानी 100 के नोट हैं 15, और कुल नोट उसके पास 25 हैं, तो फिर X का मान क्या होगा? 10। ऐसे भी निकाल सकते हैं हम कि Y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तुम चाहो तो फर्स्ट में भी रख सकते हैं, कोई बात नहीं, आंसर वही आएगा आपका। तो X प्लस Y के स्थान पर 15 रखेंगे बराबर 25, और X बराबर 25 माइनस 15 बराबर 10। तो मीना के पास जो 50 रुपए के नोट हैं वो तो है 10, और 100 के नोट हैं वो 15 है। तो X का मान 10, Y का मान 15 है। ये इसका आंसर है। मीना बैंक गई और उसने 25 नोट प्राप्त किए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रच्छेद करती है, तो दर्शाइए कि ABE समरूप है त्रिभुज CFB के। यहां पर ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। चित्र के अनुसार AD की भुजा आगे बढ़ाइए E तक और E को मिलाया B से, तब BE रेखा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमें ये दर्शाना है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि त्रिभुज ABE और त्रिभुज CFB में, देखिए हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है वो समान होते हैं। तो कोण A बराबर होगा कोण C। सम्मुख कोण समान होते हैं।
समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। और कोण जो ई है वो ये सी भी एफ के बराबर होगा। कोण ए ई बी बराबर होगा कोण सी बी ई के, यानी कि कोण ये वाला इसके बराबर होगा। क्यों? इसे हम एकांतर कोण कहेंगे, एकांतर कोण। हम जानते हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को, ये AD और BC दोनों समांतर हैं, जब दो समांतर रेखाओं की त्रियक रेखा काटे तो वहां पर एकांतर कोण बनते हैं। अब दोनों कोण बराबर हैं यहां पर, तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के, नियम AA समरूपता से। यहां कोण AA समरूपता से भी कर सकते हैं और AA समरूपता से भी कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के अगर दो कोण समान हो तो तीसरा तो समान होगा ही होगा। इसे समकोणिक नियम भी कहते हैं त्रिभुज का। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। यदि Q बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है तो X का मान ज्ञात कीजिए। दूरियां QR और PR को भी ज्ञात कीजिए। यहाँ ये इसका मतलब होता है, ये जो दो बिंदु हैं इसका मतलब होता है सच डेट, इसका हिंदी में अर्थ होता है जहां Q है PR से समदूरस्थ है। जैसे Q बिंदु है जो P और यहाँ पे R होगा, बिंदु Q है जो P और R से समान दूरी पर स्थित है, यानी कि PQ और इधर RQ दोनों का मान बराबर है, इसलिए ये Q बिंदु दोनों से समदूरस्थ है। तो हम यहाँ देखते हैं कि PQ बराबर है PR अभी RQ दोनों बराबर हैं, तो फिर इनके वर्ग भी बराबर होंगे। PQ का वर्ग बराबर RQ का वर्ग। तो इस प्रकार हम लंबाई वाला फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ लंबाई वाला फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ देखते हैं कि पहले P और Q के साथ देखेंगे, तो ये Q है हमारा, ये P है। x में से x को घटाएंगे और y में से y को घटाएंगे, तो x यहाँ पे 5 है P का और ये 0 है, तो 5 माइनस 0 का वर्ग प्लस -3 माइनस 1 का वर्ग। ऐसे ही अब R और Q में देखेंगे, ये R है और ये Q है, तो x माइनस 0 का वर्ग और 6 माइनस 1 का वर्ग। ये जरूरी नहीं है कि इसी फॉर्मूले के हिसाब से हम चलें, बस आपको ये याद रखना है कि जब भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें निकालनी है तो x में तो x का मान घटाना है और y में से y का मान घटाना है, उनका वर्ग कर योगफल करना है। बस वही वर्गमूल में अंश निकालते हैं। 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आएगा, यहाँ 3 और 1 4 हो जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस किए हैं, तो 4 का वर्ग आएगा 16। x का वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर और 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 5 और 5 का वर्ग 25। दोनों समान संख्याएं हैं, कट जाएंगी। इधर x स्क्वायर से अंडर रूट वर्ग घटाएंगे तो इधर लगेगा अंडर रूट और x का मान आ जाएगा 4, जो कि प्लस माइनस का है। तो हम कह सकते हैं कि r के जो निर्देशांक है, r के निर्देशांक वो x, 6 है। यहाँ पर पहले हम प्लस ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4, 6 या -4, 6 दो मान हो जाएंगे। तो हमारे पास x का मान हमने निकाल लिया। इसके बाद हमें मान ज्ञात करना है QR की लंबाई देखते हैं, तो R का मान हमारे पास आ गया है और Q का मान ये है, तो 4 माइनस 0 इसका वर्ग कर दो प्लस 6 माइनस 1 इसका वर्ग कर दो। 4 का वर्ग कितना आएगा 16 प्लस 6 में से घटाएंगे 5 और 5 का वर्ग 25, टोटल कितना हो जाएगा 41 अंडर रूट मात्रक। तो अंडर रूट में 41 मात्रक इसका आंसर आ गया। ऐसे ही अगर PR निकालेंगे
तो अंडर रूट पी हमारे पास है और आर ये रहा, 4 में से 5 घटाएंगे या 5 में से 4 घटाएंगे, जो आपको सिंपल लगे। 4 माइनस 5 और फिर यहाँ पे 6 माइनस 3। यहाँ 4 में से 5 घटाएंगे, एक बचेगा माइनस का, -1 का वर्ग 1 ही होगा, प्लस 6 और 3 9 हो जाएंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 9 का वर्ग। 9 का वर्ग करेंगे तो 81 आएगा और टोटल वो आएगा 82, अंडर रूट 82 मात्रक। अब देखो हमने ये निकाला है आर के प्लस के मान से। अब माइनस के जो निर्देशांक माइनस वाला है -4,6, इससे इसके आंसर क्या आएंगे, तो ये तुम्हें निकालना है और हमें कमेंट में बताएं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही आएगा। वीडियो आपको कैसी लग रही है? अगर वीडियो की वॉइस वगैरह और वीडियो में क्लियरिटी वगैरह का कोई इश्यू है तो हमें कमेंट में बताएं, थोड़ा और इसे सही करने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी साथ ही साथ शेयर कर दें, और अच्छी लग रही है तो लाइक करें और कमेंट करें, ताकि हमें थोड़ा और मोटिवेट मिले और इस प्रकार की नई नई और सही ट्रिक द्वारा सॉल्यूशन लेके हम अनेकों क्वेश्चन यहाँ पे आते रहें। क्वेश्चन नंबर 9, तो ये देखिए ये हमारे त्रिकोणमिति के सवाल हैं। तो इन सवालों में हल करना थोड़ा अच्छा फील होता है, थोड़ा और ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। बस इतना है कि ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं जब आपके जितनी भी इसकी सर्वसंख्याएं हैं, जितने भी इनके फॉर्मूला है त्रिकोणमिति के, तो वो सब आपको याद हो तो ये मानो कि ये सवाल चुटकियों में हल हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो सबसे पहले ऐसे सवालों को हल करने के लिए हमेशा याद रखना चाहिए कि tan, sec और cot और cosec, इन चारों अनुपातों को चेंज किया जाता है साइन और कोस में। बाकी जहां भी साइन कोस हो उन्हें चेंज नहीं किया जाएगा, साइन कोस के अलावा जो भी अनुपात दिया है उन्हें चेंज कर दिया जाता है। पहला पॉइंट यही याद रखना है सबको। तो यहाँ से हम जैसे इसका मान ज्ञात करेंगे तो 1 प्लस tan की जगह यहाँ पे लिखेंगे हम साइन थीटा बट्टे कोस थीटा, प्लस सेक की जगह लिखेंगे 1 बट्टे कोस थीटा, क्योंकि ये फॉर्मूला होते हैं जो कि तुम्हें याद होने चाहिए। 1 प्लस कोट की जगह लिखेंगे हम कोस थीटा बट्टे साइन थीटा, माइनस कोसेक का होता है 1 बट्टे साइन थीटा। आगे हल करेंगे इसे। 1 प्लस इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कोस थीटा और साइन प्लस 1, साइन थीटा प्लस 1। इसके बाद ऐसे ही यहाँ पे हल करेंगे तो 1 प्लस इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा साइन थीटा, यह हो जाएगा कोस माइनस 1, कोस थीटा माइनस 1। इसके बाद इसका फिर एलसीएम लेंगे फिर से तो ये हो जाएगा कोस थीटा, कोस का 1 से गुणा कर देंगे तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। इसके बाद ऐसे ही उसे करेंगे पुनः साइन थीटा, साइन का 1 से गुणा हो जाएगा साइन थीटा, इसे गुणा भी कर सकते हैं या इनके नीचे 1 रखे एलसीएम लेना है तो एलसीएम लेके भी हल कर सकते हैं, एक ही बात है। ये हो जाएगा कोस थीटा माइनस 1। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कोस थीटा प्लस साइन थीटा और साइन थीटा प्लस कोस थीटा ये एक ही संख्या है, क्योंकि ये संख्याएं प्लस में क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं, तो ये एक ही जैसी संख्या है, चाहे साइन प्लस कॉस और ये भी है साइन प्लस कॉस। तो एक हो गया हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका होल वर्ग, और ये प्लस 1 है ये माइनस 1 है इसलिए -1 का वर्ग। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कहां से आ गया, तो ये मान लो हमने पहली संख्या मान ली और ये दूसरी संख्या मान ली, तो ये a है और ये हमने b मान ली, तो a और ये b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, a प्लस b a माइनस b, इस वाले फॉर्मूला का यहाँ पे उपयोग हो जाएगा। तो cos थीटा
साइन थीटा। यहां पर पहले एक बार जोड़ देंगे इसे, सॉरी, इसका होलवर्क खोल देंगे हम, होलवर्क खोल देंगे इसका। तो साइन का होलवर्क खोलेंगे, क्योंकि ये इससे तो हमने फॉर्मूला बना ही लिया, एक बार जोड़ के एक बार घटाने पर तो ये फॉर्मूला ही बना लिया। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि a प्लस बी और a माइनस बी, इसके जरिए आया है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे से होलवर्क को खोल देंगे, a प्लस बी का होलवर्क, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस 1 बट्टे नीचे रहेगा कॉस थीटा और साइन थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा। यहां पर हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस 1, फिर यहाँ पे कॉस थीटा और साइन थीटा। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये 1 प्लस की है 1 माइनस की, तो 1 से 1 हट जाएगी हमारी, 1 में से 1 घटाएंगे 0, कॉस से कॉस कट जाएगी और साइन से साइन, क्योंकि गुणा में ये सारी संख्या जो बची है, बाकी आंसर आ गया हमारा इसका 2। ऐसे ही ये सवाल है, इसमें सिद्ध करना है कि या तो ये जो हमारा LHS है वो RHS के बराबर आए, या RHS से LHS आ जाए, या LHS और RHS दोनों को हल करें, दोनों का एक ही आंसर आए। 3 नियम होते हैं इसमें, या तो इससे इस आंसर को ले आओ, या इससे इसे ही ले आओ, या फिर दोनों को हल करो और दोनों का सेम आंसर आ जाए। तो देखते हैं, यहां पर मैंने अभी तुम्हें बताया था साइन और कॉस को चेंज नहीं किया जाता, बाकी सब कुछ चेंज करते हैं। तो पहले हम LHS को हल करके ये देखते हैं कि ये आएगा कि नहीं। तो tan की स्थान पे हम लगाएंगे साइन ए बट्टे कॉस ए माइनस साइन ए, फिर यहाँ पे ऐसे ही साइन ए बट्टे कॉस ए प्लस साइन ए। यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो इसका क्या होगा, साइन ए माइनस कॉस का साइन से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन ए और कॉस ए बट्टे ऐसे यहाँ पर साइन ए प्लस साइन ए, सॉरी इसके नीचे बट्टे कॉस एलसीएम का रह गया है, तो इसका नीचे कॉस ए लिख देंगे, एलसीएम का कॉस ए बट्टे ऐसे यहाँ पे साइन ए प्लस साइन का कॉस से गुणा कर देंगे, तो साइन ए और कॉस ए, और इसका भी बट्टे क्या आ जाएगा, कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए हमारा कट जाएगा। तो इधर देखते हैं, यहां दोनों में साइन आ रहा है, इसलिए साइन को हम बाहर कर देंगे, साइन ए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, ये रहेगा। ऐसे ही नीचे भी साइन कॉमन आ रहा है, तो साइन बाहर निकाल देंगे और ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए। 1 साइन ए से साइन ए कट जाएगा हमारा, 1 प्लस कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस ए बचेगा और 1 प्लस कॉस ए बचेगा। कॉस का हम जानते हैं कि 1 माइनस होता है 1 बटे सेक, ऐसे ही यहाँ पे 1 प्लस कॉस का क्या होता है 1 बटे सेक। सेक का 1 से गुणा कर देंगे अभी एलसीएम लेके, तो सेक ए माइनस 1 और ये हो जाएगा सेक ए प्लस 1। तो देखो आगे आंसर हमारा RHS, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बराबर क्या है RHS। ये सिद्ध हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस इनके फॉर्मूले आपको सारे याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये प्रश्नावली 9 से है, जो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग है उस वाली प्रश्नावली से। मान लेते हैं कि ए भी एक पेडेस्टल है, इसके शिखर पर एक मूर्ति लगी हुई है। ये मूर्ति हमारी AC 1.6 मीटर की है, तो हमें पेडेस्टल की ऊंचाई याद करनी है। कोई बिंदु है ये
इसे डी बिंदु मान लेते हैं। डी से शिखर का उन्नयन कोण 45 है और मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो सबसे पहले हमें जैसे डीबी का मान ज्ञात कर लेते हैं, देखते हैं कितना आएगा। क्योंकि दोनों त्रिभुजों का एक ही आधार है, इसलिए दोनों में उभयनिष्ठ डीबी ही लिया जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि tan 45। अब यहाँ पर अनुपात tan का ही प्रयोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लंब और आधार की तुलना tan या कोट से की जाती है, तो या तो tan ही लिया जाएगा या फिर कोट लिया जाएगा। तो यहाँ पर हमने tan लिया है। आधार इसका क्या है? h है, सॉरी इसका लंब क्या है? h है और आधार इसका हमें dv रखना है। tan 45 का मान 1 होता है, तो ये होगा h/dv। तो यहाँ dv का मान जो आ गया है वो आया है h, यानी कि ये और ये दोनों बराबर है, ये आया हमारा h। अब दूसरा त्रिभुज लेंगे। ये अभी हमने त्रिभुज लिया था ABD में, ABD में। इसके बाद दूसरा समकोण त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज CBD में। इसमें भी वही लंब और आधार की तुलना करनी है, तो tan का ही लिया जाएगा और tan कितना है? 60 डिग्री। tan 60 है और लंब इसका क्या हो जाएगा? पूरा यहाँ तक लिया जाएगा ये, तो 1.6 प्लस h हो जाएगा, क्योंकि h लिया है नीचे, तो लंब हो जाएगा 1.6 प्लस h बट्टे आधार इसका वही रहेगा dv। tan 60 का मान होता है √3, 1.6 प्लस h और ये हो गया dv। तो dv बराबर 1.6 प्लस h बटे √3 आ जाएगा नीचे। यहाँ पर हम जानते हैं कि ये dv का मान क्या है? h है समीकरण फर्स्ट से, तो dv की जगह का h रख देंगे, तो 1.6 प्लस h बटे √3। यहाँ इसका गुणा कर देंगे तो ये आएगा √3h, h से गुणा हो जाएगा, k से गुणा 1.6 प्लस h को पच्छांतरण कर देंगे तो √3h माइनस h बराबर 1.6। h को कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 बराबर 1.6। तो यहाँ h का मान आएगा हमारा 1.6 बट्टे √3 माइनस 1। ये इसका आंसर हो जाएगा। और इसका आगे आंसर निकालना चाहते हो तो √3 माइनस 1 है, तो इसका आप परमीकरण कर देना। एक क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखते हैं, किसी वृत्त के बिंदु C पर खींची गई स्पर्शरेखा और व्यास AB को आगे बढ़ाने पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करे, तो यदि कोण PCA बराबर 110 डिग्री है तो कोण CBA ज्ञात कीजिए। चित्र को देख के ही हमें पता लग रहा है कि ये प्रश्नावली 10 से क्वेश्चन आया है और स्पर्श रेखा वाली प्रश्नावली हमारी 10 है। इसमें दिया है कि AB व्यास को आगे बढ़ाया और बिंदु C पर स्पर्श रेखा को आगे बढ़ाया तो P पर प्रतिच्छेद करते हैं। चित्र में B को C से और A को भी C से मिलाया गया है, यहाँ पर O को भी C से मिलाया गया है। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दिया है इसमें कि PCA बराबर 110 डिग्री है और साथ ही साथ हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या OC लंब होती है स्पर्श रेखा पर, PC पर। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए कोण यहां पर PCO ये हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। जब ये वाला कोण 90 का हो जाएगा तो ये वाला कोण कितने का है? ये पूरा का पूरा 110 डिग्री का दिया है PCA, तो हमें ज्ञात करना है OCA। हम जानते हैं कि यहां तक 90 डिग्री का है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो 110 में से हम 90 घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 20 डिग्री। तो ये वाला कोण हमारा 20 डिग्री का है। साथ ही हम जानते हैं कि OC बराबर क्या होगी? OA होगी,
ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं और त्रिज्याएं एक ही वृत्त की त्रिज्याएं समान होती हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होते हैं, इसलिए कोण ए का मान भी कितना होगा 20 डिग्री का होगा। सम्मुख कोण है तो ए का मान भी हमारा 20 डिग्री का हो जाएगा। हमें ज्ञात करना है ये वाला कोण, तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो कोण है वो कितने डिग्री का है, BCA। तो देखो सिंपल सी बात है कि किसी वृत्त में व्यास के द्वारा हमेशा समकोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है किसी भी वृत्त में, अर्धवृत्त के द्वारा या व्यास के द्वारा। तो कोण BCA बराबर हो जाता है हमारा 90 डिग्री। कोण BCA बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री है क्योंकि समकोण बनता है वृत्त के शेष भाग में। हमें ज्ञात करना है b का मान, तो त्रिभुज में लेंगे हम, त्रिभुज BCA में कोण CBA हमें ज्ञात करना है, प्लस कोण A का मान भी निकाल लिया है हमने 20, कोण BCA का मान भी हमने निकाल लिया है 90 डिग्री। तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। CBA ज्ञात करना है, इसका मान 20 निकाला है और BCA का मान निकाला हमने 90 और ये 180। यहाँ CBA ज्ञात करना है हमें, CBA तो 180 में से 20 और 90 110 होते हैं, तो 180 में से 110 घटा देंगे 70 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पढ़ने में इंटरेस्ट आप लोगों को तभी आएगा जब आप कॉपी किताब रफ वगैरह लेकर बैठें और मोबाइल को सामने रखें, ईयरफोन लगा के कानों में एकांत में होकर बैठना है, तभी आपको पढ़ने में आनंद आएगा, तभी आपको बहुत अच्छा फील होगा और समझ में आएगा। वीडियो अच्छी लगती है और अच्छी लग रही है तो जब तक कमेंट करें तब तक हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले, हम थोड़ा खुश ना हुए कि आप लोगों ने कमेंट किया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी साथ साथ हेल्प हो जाए। तो हमारा थोड़ा मोटिवेट बढ़ाने के लिए वीडियो को कमेंट जरूर कर दिया करें, लाइक करें और शेयर भी करें। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यहाँ पर दिया है 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। जैसे मान लो एक वृत्त है जिसकी ये जीवा है और ये केंद्र है, इस वृत्त के केंद्र पर समकोण अंतरित करती है 90 डिग्री का कोण। मान लो ये भी कोई जीवा है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। देखो वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होती है जीवा, और जीवा से ये जो बड़ा भाग बचेगा जीवा के इस तरफ, तो ये तो हो गया दीर्घ वृत्त खंड पूरा का पूरा, दीर्घ यानी बड़ा, और ये जो भाग है ये होगा लघु वृत्त खंड, लघु वृत्त खंड। तो हमें लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल होता है, पहले का आंसर निकाल रहे हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा। यहाँ पे पाई का मान 3.14 है, 3.14। आर का मान 10 है, त्रिज्या हमारी 10 × 10, ये 10 सेमी है, और थीटा का मान समकोण बना रहा है केंद्र पर, इसलिए यहाँ पर 90 डिग्री है बटे 360 माइनस आर स्क्वायर। आर स्क्वायर हमारी आर कितनी है 10, तो 10 का वर्ग बटे 2 साइन 90 डिग्री। 90 से 360 काट देंगे, 9 चौक 36, 4 बार, 2 से इसे काट देंगे 5 बार, चाहो तो काट दो, आगे थोड़ा सिंपल रहेगा, 5 बार, तो ये कट जाएगा 2 बार, 2 से इसे काट देंगे, ये कट जाएगा 5 बार और ये कट जाएगा 2 बार। 3.14 इंटू 5 का गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 25 माइनस 10 का वर्ग 100, 100 बटे 2 इंटू साइन 90 का मान होता है 1। यहाँ पे गुणा कर देंगे, 25 चौके 100, हासिल 10,
2510 35, 35 की 5 हासिल 3, 25 दिया 75, 75 और 3 78, 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे। यहाँ से 2 से ये 50 बार कट जाएगी तो कितना हो गया 50। 78.50 में से 50 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारा 28.50। ये इसका क्षेत्रफल आ गया। ये आ गया हमारा क्षेत्रफल संगत लघु वृत्तखंड का। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड का। देखो ये होता है पूरा का पूरा लघु त्रिज्यखंड और इसके जो पीछे वाला भाग है वो होता है दीर्घ त्रिज्यखंड। तो इसके लिए सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा बट्टे 360 डिग्री। पाई का मान वही 3.14 लेना है हमें, आर का मान 10 इंटू 10 दो बार लिख देंगे 360 में से, यानी कि यहाँ पर थीटा का मान हमारा कितना दिया है 90 डिग्री। तो 360 में से 90 घटा दो 270 बचेगा बट्टे 360, 0 से 0, ये 9 से काट देंगे 3 बार और ये 9 से काट देंगे 4 बार। यहाँ पर सेम अभी जैसे ये काट देंगे यहाँ पर 2 बार और ये 5 बार 2 से, फिर 2 से 10 काट देंगे 5 बार, 2 से 2 कट जाएगी। 25 गुणा 3.14 अभी हमने किया था, कितना आ रहा था 78.50 इंटू 3 का और गुणा कर देंगे इसमें, तो 3 का इसमें और गुणा कर देंगे तो 0, 5 15 की 5 हासिल 1 और 8 की 24 और 1 25 की 5 हासिल 2, 21 21 2 22, 2 अंक वाला लगा दें पॉइंट 225.50 सेमी स्क्वायर। ये इसके क्षेत्रफल है। क्वेश्चन नंबर 13, 5 सेमी व्यास वाला एक गोला पानी से आंशिक रूप से भरे एक बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है। बर्तन के आधार का व्यास 10 सेमी है। यदि गोला पूर्णतः पानी से डूबा हो तो पानी का स्तर कितना ऊपर उठ जाता है। देखो जैसा कि चित्र द्वारा दर्शाया जा रहा है, मैंने चित्र पहले ही बना दिया है ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए क्वेश्चन, कि एक ये बेलनाकार बर्तन है, इस बर्तन में ये गोला डाला जा रहा है। इस गोले का व्यास है 5 सेमी। अब हम जानते हैं कि जैसे हमने इसमें गोला डाला बर्तन में तो ये पानी पहले मानो पानी यहाँ तक था, इस पानी इसकी ऊंचाई ये जैसे कैपिटल एच है यहाँ तक इसका पानी था। अब जैसे ही ये गोला इसमें पानी के अंदर डाला गया तो अब पानी मानो यहाँ तक बढ़ गया, ये स्मॉल एच। तो हमें ये ज्ञात करना है कि इसका कितना पानी ऊपर उठा हुआ है। ठीक है, दे रखा है कि बेलन का व्यास है वो 10 सेमी है। तो हम जानते हैं कि यदि कोई भी वस्तु किसी बर्तन के अंदर डाली जाए तो उसका आयतन उस बर्तन में जितना पानी बाहर निकलेगा या जितना पानी बर्तन से ऊपर चढ़ेगा उस पानी के एवरेज के बराबर ही दोनों का आयतन होता है। तो यहाँ पर इस गोले का जो आयतन है वो इस पानी के आयतन के बराबर होगा। पानी उतना है जितना ये ऊपर उठा हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं गोले का आयतन है हमारा 4/3 पाई आर स्क्वायर एच, 4/3 पाई आर क्यू, ये गोले का आयतन होता है। और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। 4/3 पाई, यहाँ पे पाई से पाई काट देंगे हम, दोनों में कॉमन है। और आर दे रखी है, व्यास इसका 5 है तो आर हो जाएगा 5/2। 3 बार लिखना है इसे, 5/2 5/2। आर इसकी कितनी है, इसका व्यास बेलन का 10 सेमी तो आर इसकी हो जाएगी 5 सेमी, 5 × 5। और एच इसकी हमें ज्ञात करनी है। 2 से कट जाएगी 4, फिर इस 2 से ये वाली 4 भी कट जाएगी। इसके बाद 5 से ये 5 कट जाएगी, इस 5 से ये वाली 5 कट जाएगी। तो यहाँ पर रह गया हमारा 5/3 दूनी 6। ये h का मान आ गया। इधर h बची, ऊपर सभी संख्या कट गई, केवल क्या बची है 5 बची है और नीचे 3 और 2 3 दूनी 6। ये 5/6 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, ये हमारा बारंबारता वाला क्वेश्चन है।
इसमें किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी पर विचार करना है और हमें ज्ञात करना है इसका माध्य, दैनिक मजदूरी माध्य क्या है। तो ये इसका वर्ग अंतराल है और ये दैनिक मजदूरी है और ये श्रमिकों की संख्या है। इसका मतलब ये होता है कि 12 श्रमिक जो है उनको 500 से 520 रुपए की मजदूरी मिलती है, 14 जो श्रमिक हैं उनको 520 से 540 मिलती है, 8 श्रमिकों को 540 से 560 मिलता है, 6 जो श्रमिक हैं उनको मजदूरी 560 से 580 मिलती है और 10 को मिलता है 580 से 600 रुपये। यानी ये इनको इतने रुपए मिलते हैं। तो इनका एवरेज निकालना है, औसत निकालना है कि लगभग प्रत्येक को कितने रुपए मिलते हैं। तो ये तो हमारी ऐप होती है, इसे हम ऐप बोलते हैं बारंबारता। तो इनका हम मध्यमान निकालेंगे, इनका एवरेज निकालेंगे XI कि जैसे 12 जो श्रमिक हैं उन्हें 500 से 520 मिलता है, तो लगभग इसका मध्यमान हो जाएगा 510, लगभग प्रत्येक को 510 रुपए मिलते होंगे। ऐसे इसका एवरेज निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 530, इसका हो जाएगा 550, ऐसे इसका हो जाएगा 570 और इसका हो जाएगा 590। ये कैसे आता है? दोनों के बीच की संख्या लिखनी है। मध्यमान का मतलब बीच की संख्या, इसके बीच में कितनी आ रहा है, या ऐसे मान लो कि x1 प्लस x2 बटे 2, ये मान लो कि ये होती है हमारी निम्न सीमा और ये होती है हमारी उच्च सीमा। तो निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों का योग का आधा कर दो, ये मध्यमान आ जाता है। इसके बाद हमें निकालना है FI और XI, दोनों का गुणनफल कर देंगे। पहले 12 का करेंगे, 0 12 हासिल है 1, 12 60 और 1 61। इसके बाद इसका कर देंगे 14 0 और 14 42, 42 की हासिल 4, 14 5 70, 70 और 4 74। 8 से कर लो 0, 8 5 40 की 0 हासिल 4, 8 5 40 4 44। 6 से कर देंगे इधर 0, 6 7 42 किलो हासिल 4 और 6 5 30, 30 4 34। इसके बाद 10 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 5900। टोटल निकाल दो इसका, सिग्मा FI और XI कितना है टोटल। तो ये 0 आ जाएगी। इसके बाद 2 2 4 2 6 यहाँ पे 6 हो जाएगा। इसके बाद 1 और 5 5 4 9 9 और 4 13 13 और 9 22 22 की 2 हासिल 2 13 13 और 7 13 7 17 18 19 20 20 5 25 25 और 2 27। तो इसका आ गया हमारा 27,260। हमें समांतर माध्य निकालना है, सिग्मा FI XI बट्टे सिग्मा FI। हमारा यहाँ सिग्मा FI है, इसका आ रहा है 27,260। इसमें 50 का भाग देंगे, 0 से 0 कट जाएगा। 5 का भाग 27 में 5 बार जाएगा 25, फिर 22 में जाएगा 4 बार, उसके बाद फिर 2 5 बार पॉइंट, फिर 10 में सॉरी वो तो 0 तो कटेगी हमारी, तो यहाँ 2 बार लिख देंगे लगभग। तो ये आ गया हमारा इसका आंसर, यानी कि 545 रुपये लगभग मिलते हैं सबको। प्रत्येक का एवरेज आ गया 545 रुपये, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, ये प्रैक्टिकल वाली प्रश्नावली से है, 15वीं प्रश्नावली से ये। एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपए के 50 सिक्के, 2 रुपए के 20 सिक्के और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करके एक सिक्का निकाला जाए तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाला गया सिक्का 50 पैसे का है या 5 रुपए का नहीं है। तो पहले हम ये देखते हैं कुल परिणाम हमारे कितने हैं।
कुल परिणाम। यहाँ पे 50 पैसे के सिक्के 100 हैं और 1 रुपये के सिक्के 50 हैं, तो ये 100 प्लस 50 और 2 रुपये के सिक्के 20 हैं प्लस 5 रुपये के सिक्के 10 हैं, तो 150, 170, कुल मिला के 180 सिक्के हैं। ये हमारे कुल परिणाम है। अब हमें प्रायिकता, जैसे फर्स्ट प्रायिकता ज्ञात करनी है 50 पैसे, 50 पैसे की 50 पैसे का सिक्का आने की प्रायिकता। प्रायिकता क्या होती है हमारी? अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। तो अनुकूल 50 पैसे के कितने हैं? 100 है। 100 कितनों में से? 180 में से। 0 से 0 कट जाएगी, ये आएगा हमारा 10/18। 2 से काट दो इसे, 5/9 इसकी प्रायिकता है। फिर 5 का सिक्का नहीं है, 5 का सिक्का नहीं होने की प्रायिकता। तो यहां पर देखते हैं हम कि 5 के सिक्का कितने हैं इसमें? 5 के सिक्का 10 है, तो ये नहीं होंगे, बाकी सब होंगे। तो 10 को हटा दो, 180 में से 10 हटा देंगे तो कितना बचा? 170/180। यहां पर आंसर आएगा, 0 से 0 काट देंगे तो 17/18। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। यहाँ तक हमारे 15 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी इसमें जो क्वेश्चन बचे हैं 16वें से लेकर 22वें क्वेश्चन तक, तो 7 क्वेश्चन है वो वीडियो के पार्ट 4 में आएंगे। यहाँ पर ये वीडियो हमारी कंप्लीट होती है। वीडियो को अधिक से अधिक ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और कमेंट करें वीडियो कैसी लगी इसके बारे में। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।